हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 4.0 में सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी में जिन भी बच्चों का विषय हिस्ट्री और पॉलिटी है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए जो भी बच्चे एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखिए, मेवाड़ भील आंदोलन के नेता जो थे वो थे मोतीलाल तेजावत। ठीक, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 20वीं सदी का सन है और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है कर्जन के द्वारा। समझते चलिएगा, सारा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लॉर्ड कर्जन जो होते हैं उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन जब किसी देश का, जब किसी राज्य का विभाजन होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो गैर लोग हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। परंतु इन्होंने जैसे बंगाल का जो विभाजन किया तो इन्होंने पूर्वी बंगाल को उठाकर असम में मिला दिया। यानी, और इसका कारण जो बताया वो ये बताया कि प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल बहुत ही बड़ा है और उसे हम प्रशासकीय सुविधा के तरफ से इसे दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। हालांकि ये सुविधा भी अंग्रेजों ने स्वयं देखी थी। तो ये हो गया था 1905 का समय जब बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में इसी के संबंध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। आपको पता है कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। इसमें देसी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, देसी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, शराब घेरेबंदी की गई, बहुत से जितने भी विदेश से होने वाले व्यापार को पूरी तरीके से बहिष्कृत किया गया। ये स्वदेशी आंदोलन का पार्ट था। ठीक उसी तरीके से 1911 में क्या होता है, इस बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और 1912 में दिल्ली जो होती है वो भारत की राजधानी बनती है। ठीक, ये पॉइंट। लेकिन 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कारण, एक एक्ट आता है जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के विरोध में आंदोलन की घोषणा की, मैंने सत्याग्रह की घोषणा की रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब इसमें क्या होता था, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस व्यक्ति को बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी अपील के ही उसको छोड़ा नहीं जा सकता था और गिरफ्तार कर लिया जाता है इस एक्ट के विरोध में। और उसी समय का जो तत्कालीन समय जो माना जाता है वो ये है कि सेवर्स की संधि होती है और टर्की के खलीफा, देश भर के जितने भी मुस्लिम होते हैं वो खलीफा से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और सेवर्स की संधि के बाद जो खलीफा का पद होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है, जिससे दुनिया भर के जितने भी मुसलमान थे उनको, उनके सांप्रदायिकता, उनके धार्मिक क्षेत्र को, इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, स्वदेशी आंदोलन के विरोध में और जितनी भी तमाम चीज़ें जो पहले हो चुकी थी, हालांकि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, पर इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यानी 1 अगस्त 1920 से इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन में भी देश के जितने भी अलग अलग राज्य के लोग हैं उनको लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन फिर 4 फरवरी 1922 का दिन, समझिएगा ये इंपॉर्टेंट, 4 फरवरी 1922 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के एक थाने को ही आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो हैं जलकर क्या हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि गांधी हमेशा से अहिंसावादी थे और वो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को चलाना चाहते थे, पर इतनी बड़ी हिंसा को देखकर वो क्या हो गए, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखा जाए तो ये जितना 20वीं सदी का प्रारंभिक काल है ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, लगभग जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताई हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन से लेकर, यानी 1905 से लेकर स्वदेशी आंदोलन तक 1906 में, फिर सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, फिर 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता है, फिर 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है उसमें, और 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है भारत की। फिर 1919 में ही रॉलेट एक्ट आता है जिसके विरोध में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और उसके ही स्वदेशी आंदोलन के लिए आपको पता है कि जो मुसलमानों के खलीफा के साथ जो हुआ था उसके साथ को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर 1920 का आंदोलन होता है जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसी आंदोलन के तहत 1922 में क्या हो जाता है, 1922 में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और माफ करें 1922 में होता है चौरी चौरा कांड। और इसी कांड के बाद से इस
सारे इतनी चीज़ों को क्या कर दिया गया, समाप्त करके इस आंदोलन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो ये देखिएगा, सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड में दिए हुए हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है अकबरनामा कितने जिल्द में रचा गया था। तो देखिए, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, ये 3 जिल्द में है। ठीक, इसकी तीसरी जिल्द ही आईने अकबरी है, यानी आईने अकबरी का भी निर्माण किसने किया था, अबुल फजल ने, जो 16वीं और 17वीं सदी में कृषि की स्थिति, मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक वर्णन और सामाजिक ढांचा, खेती का वर्णन प्रस्तुत करती है। ठीक, अब आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आईने अकबरी जो है वो 3 जिल्द हैं। ठीक, इसके पहले जिल्द में शाही परिवार के बारे में दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार कैसे थे, लोग किस तरीके से रहते, राजा शासक प्रशासक कैसे करते थे। दूसरा सैन्य जिल्द से रिलेटेड था, यानी सेना कितनी थी, घुड़सवार कितने थे, जात कितनी थी, सवार कितने थे, कितना पर कितने एक व्यक्ति को यानी एक सैनिक को कितने घुड़सवार दिए जाते थे जो उसकी जात और प्रतिष्ठा का वर्णन करते थे, ये सब। और तीसरी चीज जो है वही है आईने अकबरी। अब आईने अकबरी में जो कृषि की व्यवस्था है, जो किसानों की व्यवस्था थी, मजदूर किसानों, सब का उल्लेख इसके आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी का भी निर्माण अशोक ने अकबर ने अपने शासनकाल के 42वें वर्ष अबुल फजल को ये बात कह के कि आप इस अकबरनामा को आप कंप्लीट करिए, इससे होता है। तो ये 42वें शासनकाल के आईने अकबरी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और इसमें मजदूरों की स्थिति के बारे में, किसानों की जो अब मुगल पीरियड में जो किसानों की स्थिति थी, समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है। तो क्या होता था कि मजदूरों, खेती की अगर हम बात करें तो उपजाऊ जमीन बहुत थी। मुगल पीरियड में जो किसानों की स्थिति थी वो बदतर नहीं थी, जैसा हम और साम्राज्य में पढ़ते हैं, या जब हम औपनिवेशिक काल पढ़ते हैं, या औद्योगिकरण का जब समय था तो खेती किस तरीके से प्रभावित हुई थी। इसके बारे में ये बता दूं कि 17वीं सदी में मुगल पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये टाइम जो था वो कृषि के लिए बहुत ही उन्नत था, क्योंकि जमीनें क्या थी, पूरी तरीके से उपजाऊ थी। और 2 तरीके के जो मजदूर थे, 2 तरह के, सॉरी माफ करें, 2 तरह के किसान थे। एक खुद काश्त, ठीक है, एक थे खुद काश्त और एक थे पाही काश्त। खुद काश्त क्या करते थे, खुद अपनी ही जमीन पर खेती करवाते थे या करते भी थे, और पाही काश्त थे जो दूसरों की जमीन को लेकर दूसरों की जमीन पर क्या करते थे, खेती करते थे, और खेती के बदले उनको क्या किया जाता था, अनाज दिया जाता था, कभी कभी वेतन भी दिया जाता था। लेकिन जो ये खुद काश्त थे, ये सब नहीं बन सकते थे, जिनके पास अपने खेत होंगे वो खुद काश्त होंगे। लेकिन पाही काश्त लोगों की कभी कभी मजबूरी होती थी, और लोगों का कभी कभी जैसे दस्तकारी का काम बंद हो गया है तो वो पाही काश्त काम कर सकते थे, यानी दूसरों के खेत पे जाकर, जैसे दूसरे जिले में जाकर, दूसरी जगह पर, दूसरे गांव में जाकर के दूसरे की जमीन पर काम कर सकते थे। तो पाही काश्त बनना अपने हाथ में था, जबकि खुद काश्त बनना जो था वो जब आपके पास खेती होती थी स्वयं की, खुद के, तब कर सकते थे। तो मुगल पीरियड में कृषकों की स्थिति, या कृषि आप आईने अकबरी पढ़ते हैं तो आपको एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ता है कि कृषकों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय नहीं थी। ये इनके पास अपने हाथ में ही क्या थी, पावर थी। अब सोचिए, अगर आपके पास जमीन उपजाऊ है तो कोई भी, बस आपको किसकी जरूरत है, आपको तो कृषक की जरूरत है, ताकि क्या हो, खेती अच्छे से हो सके। अगर कृषक ही नहीं रहेंगे तो आपके पास उपजाऊ जमीन हो के भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए उनके पास एक बहुत बड़ा क्या होता था, अपना ही सिस्टम क्या था, अपना ही पावर क्या था, बहुत ज्यादा सुपर पावर था। यानी आप ये समझिए कि आईने अकबरी अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि कृषकों की स्थिति क्या थी। मतलब कृषकों को इतनी अथॉरिटी थी कि वो क्या करते थे, जब अगर कर ज्यादा बढ़ जाता था या जमींदार का देखते थे कि बहुत ज्यादा ये कर वसूली कर रहे हैं, तो वो अपना खेत छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे, तो इसे इनको दिक्कत होती थी। तो ये सारी चीजें दी हुई, सब पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कब किया? तो ये किया 19 अक्टूबर 1919 को। ये देखिए, समझते चलिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में इसमें डॉक्टर सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है और एक जनसाधारण जनसभा हो रही होती है। इसमें आने और जाने, यानी एग्जिट गेट और एंट्री गेट, दोनों पर क्या कर दी जाती है, इन गेटों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें कम से कम सैकड़ों लोगों के मारने की सूचना, जानकारी मिलती है। लेकिन जब लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई
उसमें इन लोगों ने इनकी संख्या को बहुत कम बताया, उन्होंने कहा नहीं बहुत कम लोग मारे गए थे। और दूसरा फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट का जो बेस दिया था, उन्होंने दिया कि 1907 में हम एक सशस्त्र सभा अधिनियम लाए थे और उसमें ये चीज़ें तय की गई थी कि यदि सभा जो है गलत तरीके से होगी तो हम क्या कर सकते हैं, गोलीबारी चला सकते हैं, कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। ये उन्होंने अपनी आधार का रिपोर्ट में अपना आधार बनाया था। तो इसकी रिपोर्ट कब दी गई, तो इसकी रिपोर्ट दी गई 19 अक्टूबर 1919 में। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ से कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हंटर कमेटी की अध्यक्षता तो लॉर्ड हंटर कर रहे थे, जिसमें इसमें अगर टोटल बात करें तो हंटर कमेटी में कितने लोग थे, 8 लोग। हंटर कमेटी में कितने लोग थे, 8 लोग थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और 3 क्या थे, भारतीय थे। तो इसमें भी क्या होता है कि कांग्रेस ने इसकी हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी जो कमेटी गठन की थी उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलिएगा। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर थे ये भी इंपॉर्टेंट है। सन से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दक्कन विद्रोह किस राज्य में हुए थे, तो दक्कन विद्रोह होते हैं महाराष्ट्र में 1874-75 में। दक्कन विद्रोह किस राज्य में हुए थे, तो दक्कन विद्रोह होते हैं महाराष्ट्र में। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो बताती हूँ, ये केरल, कपाट, आंध्र प्रदेश, या जब भी हम कुछ दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब आप 18वीं सदी के या संथाल विद्रोह या 19वीं सदी के मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कंध जनजाति विद्रोह, ये सारे के बारे में जब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये सब 19वीं सदी में, 18वीं सदी के अंत में बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय माने जाते हैं। विद्रोह का कारण सिर्फ और सिर्फ एक रीजन जो बहुत बेसिक है वो ये होता था कि ये जो जनजाति, इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जनजाति लोग थे, उनको ऐसा लगता था कि उनके जो व्यापार को, उनके देखिए आपको पता है बैगा जनजाति के बारे में हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। बैगा जनजाति जो होती हैं वो जंगल की, अपने आप को जंगल की संतान मानती है। उनका कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था कि जंगल के उत्पादों पर सिर्फ और सिर्फ इनका अधिकार है। और आपको पता है कि जब औपनिवेशिक काल की बात होती है तो अंग्रेज इमारती लकड़ी के लिए कितने ज़्यादा वन को क्या कर देते हैं, कटवा देते हैं। और आपको पता है वन कानून भी 1878 में आ जाता है, समझते चलिएगा। 1878 में वन अधिनियम में बहुत से वनों को आरक्षित वन कर दिया जाता था। अब इन आरक्षित वनों का मतलब क्या होता था, तो आरक्षित वन का मतलब ये होता था कि अब ये जनजाति के लोग जो है या किसी भी तरीके के जंगल में किसी भी लोगों की घुमंतू चरवाहों की मनाही हो जाती थी। ना वो अपने जानवरों को ले जाकर वहाँ चरवा सकते थे, ना लकड़ी ला सकते थे, ना तेंदू के पत्ते इकट्ठा कर सकते थे, ना जो बेसिक कार्य जो थे जैसे तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, पशु को चरवाना, ये जो बेसिक कार्य थे उन लोगों को 1878 में इन लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब ये बताइए कि अगर आप शुरू से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, सपोज आप शुरू से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और इस जंगल को अपनी क्या मान रहे हैं, अपना घर परिवार मान रहे हैं, और बाहर का कोई व्यक्ति आकर इस पर क्या करता है, पूरी तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर देता है, तो जाहिर सी बात है ये क्षेत्र और इस क्षेत्र में क्या होने लगेगा, विद्रोह होने। ऐसे ही दक्कन विद्रोह हुए थे, ध्यान रखिएगा। बस्तर विद्रोह भी इसी से, मुंडा विद्रोह, जनजाति विद्रोह जितने भी हुए हैं वो इसी बात को ध्यान में रखकर किए गए हैं कि लोग क्या करते थे, औपनिवेशिक काल में भी लोग इमारती लकड़ियों को बनवाने के लिए एक तरह के पेड़ों को क्या कर लेते थे, कटवा लेते थे। उन्होंने कहा कि हम, और आपको पता है कि जनजाति जो थे वो झूम खेती भी करते थे, जिसे और अंग्रेजों ने इस बात का आधार ये दिया कि झूम खेती से जो फसलों की ठूट होती थी वो पूरी तरीके से क्या हो जाती थी, जल जाती थी, जिससे दूसरी फसलें भी उगना क्या होता था, पॉसिबल नहीं होता था। तो ये सारी चीजें जो है दी हुई थी। आप यहाँ पर क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में 1874-75 में दक्कन के विद्रोह हुए थे। ठीक, आगे क्वेश्चन, सदगोप और कैवर्त कौन सी सामाजिक स्थिति वाली जातियां थी, तो ये थे पशुपालक और मछुआरी जातियां। जब आईने अकबरी आप डिटेल में पढ़ते हैं तो ये पूर्वी इलाकों की यह जातियां किसानों से ही सामाजिक स्थिति में अपने लगी हुई थी 17वीं सदी में। 17वीं सदी का मतलब यही हो गया कि हम ये मुगल पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, और मुगल पीरियड में आपको पता है कि बहुत सी ऐसी जनजातियां थी जो क्या करती थी। जाति का मतलब क्या होता है, जाति का मतलब ये होता है कि जब हम राजस्थान, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में देखते हैं तो आज भी वहां पर जाति पंचायत बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय मानी जाती है। इसी में सदगोप और केवर्त जो थी वो कौन सी जाति थी, तो पशुपालक और मछुआरी जातियां थी। इनका कार्य क्या था, तो इनका कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था कि सर्दियों के दिनों में ये क्या करते थे,
मछली जाते थे, पकड़ के लाते थे। मछुआरे क्या करते थे, मछली जाएंगे पकड़ के लाएंगे। पशुपालक क्या करेंगे, अपने जानवरों को क्या करेंगे, पशु के मतलब जो आप कह लीजिए कि आखेटक खाद्य संग्राहक से क्या हो गया, पशुपालन जो है वो सिर्फ एक चलता फिरता खाद्य भंडार बन गया था। तो पशुपालक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जातियां हो गई थी जो 17वीं सदी में मुगल पीरियड्स में आईने अकबरी में देखने को मिलती हैं। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि सदगोप और कैवर्त क्या है। तो सदगोप और कैवर्त जो है एक पशुपालक और मछुआरी जातियां हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि आप एनसीईआरटी में क्लास 12th की आप सेकंड बुक जो दी हुई है इतिहास पार्ट 2 जो दिया है उसका लास्ट चैप्टर पढ़िए, उसमें ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक, आगे है प्रश्न, पायक कौन थे। तो पायक ये वो लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। और असम यानी हम माने अहोम के राजाओं के अपने पायक होते थे। तो पायक कौन थे, तो ये वे लोग होते थे जो खेत में काम करते थे। जैसे खेत में काम करते थे, खेत में अपना काम किया, अनाज बोया, उसकी कटाई की, उसकी निराई की। अब कटाई से लेकर उसकी बुआई और उसकी निपाई में कुछ कुछ समय का क्या होता था, फर्क होता था। तो वो अपने जिस खुद काश्त तो है, निपाई काश्त है, तो ये जिसकी खेती पर काम कर रहे हैं उन राजा को, उन जो जमींदारों को अपनी सैन्य सेवाएं देते थे। आपको पता है कि मुगल पीरियड्स के लास्ट में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जमींदार हो चुके थे जिनके अपने सैनिक होते थे, जिनकी अपनी क्या होती थी, जागीरें होती थी। तो ऐसे लोग क्या होते थे, इनके पास जो सैनिक जो थे वो स्थायी नहीं थे, बल्कि जो सैन्य मतलब खेत के बदले में किए गए काम के बदले में सैन्य सेवा देते थे। तो ध्यान रखिएगा, हम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय जो है वो अहोम राजा के बारे में पढ़ते हैं जिनके अपने क्या थे, पायक होते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कथन बाबर के द्वारा दिया गया था, जिसने जंगल की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बाबर ने कहा था कि जो जंगल है एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना कौन थे, तो मुगल प्रांत में एक प्रशासनिक मंडल था, प्रमंडल था। और वो लोग ऐसा कहते थे कि जंगल से इतनी ज्यादा चीजें क्या मिल रही हैं, उत्पादन इतना बढ़िया हो रहा है, व्यापार इतना बढ़िया हो सकता है। तो लोग क्या करते थे कि इसके कर को, क्योंकि उनको पता था कि जंगल किसी की मतलब संपत्ति नहीं, किसी की अपनी खुद की मतलब संपत्ति नहीं है, इसीलिए कर अदा करने से क्या कर जाते थे, लोग मुकर जाते थे। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बाबर ने दिया था। ये बाबरनामा में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि रहट सिंचाई का सबसे पहले वर्णन कहाँ देखने, राहत नहीं है, रहट है, रहट सिंचाई का सबसे पहले वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मिलता है बाबरनामा में। बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। बाद में अबुल फजल, ध्यान रखिएगा, अकबर के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। 17वीं 18वीं सदी में खेती ऐसे स्थान पर होती थी जो सूखे थे और इसके अलावा ज्यादा उपजाऊ थे, और ज्यादा ना उपजाऊ वाले जमीन पर भी ज्वार बाजरे की, जिसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती थी, होती थी। बाद में कृत्रिम सिंचाई के लिए प्रयोग करने के लिए कृत्रिम नहरें का भी इस्तेमाल किया गया था और ये कृत्रिम नाले भी मतलब खुदवाए जाते थे। अब क्या होता था, रहट सिंचाई क्या होती थी, तो क्या होता था कि कुओं की गहराई के बराबर क्या होती थी, लंबी लंबी रस्सियां होती थी, उनको बांधा जाता था, उनके एक सिरे पर मटके, दूसरे सिरे पर दूसरा मटका, ऐसे करके बांध दिया जाता। फिर एक चक्की जैसा संरचना होती थी जिसको बैल के माध्यम से क्या चलाया जाता था, और इसी तरीके से पानी भरते हुए एक स्थान पर एकत्रित हो जाता था, जिसे कृत्रिम नहर या कृत्रिम सिंचाई के प्रबंध के लिए प्रयोग किया जाता था। ये उस स्थान पर रहट सिंचाई का प्रयोग किया जाता था जहां पर पानी की समस्या क्या होती थी जहां पर सिंचाई, हालांकि मुगल पीरियड में मैंने आपको पहले बताया कि उपजाऊ जमीन बहुत हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसे स्थान थे अर्धशुष्क जहां पर पानी की मात्रा कम होती थी। और आपको पता है कि पानी की जो मात्रा कम होती है वहां पर ज्वार बाजरा जैसे फसलें जो होती हैं वो बहुत ही मात्रा में अच्छी, तो उनके लिए एटलीस्ट थोड़ा सा तो पानी की जरूरत होगी, तो कृत्रिम सिंचाई का प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें बाबरनामा में देखने को मिलता है। ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके लिए एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपके टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन आप टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बहुत डिटेल में जब आप बुक पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल
डिटेलिंग में जब आप बुक पढ़ते हैं तभी आपको मिलते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली अगर आप नोट करते हैं तो आपको पता लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।